हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। इसी कड़ी में आपको मदद करने के लिए PYQs सीरीज चला रहा हूं मैं, और आज हम लोग लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। इसमें जिस भी तरह के जितने भी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मेरी कोशिश है कि मैं उन सारे टाइप के क्वेश्चन को कवर कर दूं, जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में उसका बहुत ही सिंपल और सही फील मिल जाए। और एक्सप्लेनेशन तो मेरा आसान रहने ही वाला है। तो चलिए बात को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देखकर आपके न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। आइए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है, देखिए, चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे आपको कोई भी तकलीफ ना उठानी पड़े। आपकी सहूलियत के लिए मैंने क्या किया है, यहां पर जो भी सीरीज आपके लिए बना रहा हूं सबके लिंक एक ही जगह लगा दे रहा हूं, जिससे आप अपनी सुविधा अनुसार उसको देख सकें। जैसे कि ये देखिए, वन शॉट वीडियो का है, चैप्टर्स पढ़े हैं, आप किसी भी लिंक पर प्ले पर जाके क्लिक करेंगे वो वीडियो ओपन हो जाएगा, टाइटल या चैप्टर का नाम यहां से देख सकते हैं। इसी तरह ये देखिए, PYQs की सीरीज है जो मैं बात कर रहा हूं, ये डेरिवेशंस की सीरीज है, ये NCERT सॉल्यूशंस की सीरीज है, ये प्योर गोल्ड सीरीज है, और भी जो सीरीजें आएंगी वो यहां पे लगती चली जाएंगी, जैसे MCQ वगैरह की सीरीज। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपकी जरूरत है वो सीधे आप देखकर क्लिक कर सकते हैं। और इससे ऑल वीडियो लाइब्रेरी से एक फायदा ये भी होता है कि मान लीजिए आप वन शॉट देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं, आपने सोचा अगर मुझे चैप्टर नंबर 7 का PYQs भी मिल जाता अरविंद सर का तो बड़ा अच्छा रहता। आपको पता नहीं है कि है कि नहीं, तो यहां पर आपको देख सकते हैं कि भाई देखिए, PYQ के सीरीज में ऑलरेडी सर ने आपकी मदद के लिए बना रखा है, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि ये सीरीज आप देख लीजिए और अपना काम बना लीजिए। तो ऑल वीडियो लाइब्रेरी में हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके आपके लिए एक ही जगह चीजों को ले आए हैं। अब यहां पर इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी में आप पहुंचेंगे कैसे, तो दो तरीके हैं। एक तो अरविंद एकेडमी के होम पेज पे चले जाएं, ये मोबाइल का होम पेज है, यहां देखिए ये लिंक आपको दिख रहा है। इस लिंक को आप जब क्लिक करेंगे बेटा, तो ऐसे 3 4 5 लिंक खुलेंगे। पहले वाले को क्लिक कर दीजिए, ऑल वीडियो लेक्चर्स। बस आप उसी लाइब्रेरी पर चले जाएंगे। ये तो हो गया कि आपको याद ना रखना पड़े, कहीं से जाना है फट से चले गए। दूसरा, मान लीजिए ये वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद आप कोई सेकंड वीडियो भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको होम पेज ना जाना पड़े, तुरंत ही काम बन जाए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा, जिससे वहां क्लिक करके भी आप चले जाएं। तो आप होम पेज से जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन से जा सकते हैं। दो तरीके आपके पास कम से कम यहां हो जाते हैं, जिससे आप पहुंच जाएंगे ऑल वीडियो लाइब्रेरी पे अपनी इच्छा अनुसार वीडियो देखने के लिए। फायदा इससे क्या है कि आपका कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, इजी एक्सेस है और लेटेस्ट लाइब्रेरी रहती है, यानी जो भी मैं वीडियो बनाता तुरंत अपडेट कर देता हूं, जिससे आपको ये मालूम रहेगा कि आपकी सहूलियत के लिए कौन कौन सी सीरीजें अरविंद सर बना रहे हैं। और अब क्या है, कई बच्चों को PDF चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसका PDF अगर आपको चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहां पर मैं इसका प्रेजेंटेशन अपलोड कर देता हूं और आप अपना उससे अपना नोट्स वगैरह बना सकते हैं जो बनाने चाहिए। और इसके बाद ये दो बड़ी स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं आपके लिए बेटा। आप जानते हैं कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने नहीं लगाए हैं तो तैयारी अधूरी है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप को सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 सालों के फुली सॉल्व चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मैंने एक जगह करके आपको दे दिया है। जैसे कि 12th PCM चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज 2023 से 2014 तक 10 साल के हैं और ये फुली सॉल्व हैं। आप एक कोई बुक लेने जाएं किसी पब्लिशर की, तो फिजिक्स की ही 300-400 रुपए की पड़ेगी आपको। और यहां पर हम लोगों ने कोशिश की कि 12th PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या 12th PCB तीनों का 10 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं फुली सॉल्व चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको मिल जाएं जस्ट 299 में, जैसे आपकी हेल्प हो जाए। दूसरा एक कोर्स है जो बड़ा, ये भी बहुत तगड़ा कोर्स है, क्वेश्चन बैंक, ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक। तो ये जो ऑल इन वन है, PCMB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, चारों साइंटिफिक सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। ऑल इन वन कहने का मतलब ही है इस क्वेश्चन बैंक का कि सारे तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग
और हजारों एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, सैंपल पेपर्स आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको लेने के बाद, इसको लगाने के बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं कि पढ़ाई बड़े अच्छे लेवल पर है। और ये चारों सब्जेक्ट की आप बात करेंगे तो यू विल गेट इट जस्ट 699, 699 में चारों सब्जेक्ट मिल जाते हैं। जबकि अगर आप मार्केट में किसी का पब्लिशर लेने जाए तो एक बुक 750-800 रुपए की आ रही है, और यहां पर आपको पीसीएमबी सभी कुछ आपको 699 में फुली सॉल्ड, पूरी तरह सॉल्ड है, मिल सकते हैं। तो आप इसको जरूर लीजिए। और इसको लेने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, तो आप अरविंद एकेडमी ऐप पे चले जाइए, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अरविंद एकेडमी ऐप पर जाइए, क्लिक कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाकर इन कोर्सेज को आप ले सकते हैं और पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है उस करते हैं शुरू, तो करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, हम लोग वन शॉट वीडियो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है वो शुरू करते हैं। सारे तरह के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सेमीकंडक्टर्स चैप्टर नंबर 14 का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, ये 2023 का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो गलती कर बैठेगा। ये देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, यहां देखें, द थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर ए पीएन जंक्शन डायोड यूज्ड इन दिस सर्किट इज 0.7 वोल्ट। ये जो पीएन जंक्शन है आप देख पा रहे हैं, इसका जो थ्रेशोल्ड है या पोटेंशियल बैरियर आप कह सकते हैं 0.7 वोल्ट का है। द टाइप ऑफ बाइसिंग एंड करंट इन दी सर्किट आर। अब इसमें पहले तो ये पता करना है कि बाइसिंग कैसी है, फॉरवर्ड बाइसिंग है कि रिवर्स बाइसिंग है। आप जानते हैं जब पीएन जंक्शन को पी टाइप वाले को प्लस से लगा दें, एन टाइप वाले को माइनस से लगा देंगे तो हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग है। और इसका ये जो सिंबल होता है, इसका मतलब पी एन ऐसे होता है। तो इस पी वाले को आपने प्लस से लगाया है और एन वाले को आपने माइनस से लगाया है। तो ये कैसी बाइसिंग हो गई बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो है, तो ये कहानी किसकी, फॉरवर्ड बाइसिंग की। पी वाला प्लस से लगा है, एन वाला माइनस से लगा है। अब यहां पर ये जो इसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो 0.7 वोल्ट है, और आपने सोर्स लगा रखा है उससे कम, 0.7 से कम 0.5। तो इस थ्रेशोल्ड या पोटेंशियल बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो करंट विल बी 0। ये करंट 0 तब नहीं होती जब ये जो सोर्स पोटेंशियल है ये 0.7 से बड़ा होता, तो कुछ करंट फ्लो होती। अगर उससे छोटा है तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी। तो दो बड़ी अहम बातें निकली, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में लगा हुआ है और इसके अंदर करंट कुछ भी नहीं है, यानी शून्य है। तो इसको देखते हुए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर ए हो जाएगा बेटा। बाकी मैंने समझा तो पूरा आपको दिया ही है कि फॉरवर्ड बाइसिंग है, 0 एम्पेयर की करंट है। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना ये सवाल आपका गलत हो सकता है। मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए और अगले सवाल को लेंगे जो 2023 का ही है, और 3 टुकड़े उस सवालों को, थोड़ा बड़ा सवाल है, प्यार से करेंगे क्योंकि वो आता है। कुछ तीनों में से कोई एक पार्ट आ जाएगा और तीनों ही आ गया तो बात ये अलग है। तो आप इसको पॉज करके बेटा नोट कर ले, मेरे ख्याल से पॉज करके नोट कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मैं जिक्र कर रहा था, जिसके 3 पार्ट हैं बेसिकली। बड़ा क्वेश्चन था 5 नंबर का, तो इसके टुकड़े भी आते, कोई एक पार्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे पहला है, with the help of a circuit diagram briefly explain the working of a full wave rectifier using PN junction diodes। तो इसका हमको सर्किट डायग्राम बनाना है, यही लिखा है ना, सर्किट डायग्राम बना देते हैं। सर्किट फुल वेव रेक्टिफायर के लिए तो मैं यहां बना देता हूं, जगह थोड़ी दिख रही है। तो देखिए, सबसे पहले यार नया पन्ना ही ले लूं, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाने में मजा आएगा, नया ले लेते हैं। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन दिखाना है। रेक्टिफायर होते क्या है, एसी वोल्टेज या करंट को डीसी वोल्टेज या करंट में चेंज करने वाले डिवाइसेस हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो फुल वेव में पहले होता है ट्रांसफार्मर बेटा, ये यहां पर आप ऐसे ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, काफी है। इसके बाद ये देखिए, ट्रांसफार्मर का थोड़ा सिंबल ऐसे लगा देते हैं, ये बन गया ट्रांसफार्मर। यहां कोई एसी सोर्स चाहें तो ये एसी सोर्स यहां ऐसे लगा सकते हैं। ये क्या है, ट्रांसफार्मर। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि सेंट्रल टैपिंग भी चाहिए, ऐसे यहां पर। और यहां से एक हम डायोड फिट करेंगे इसमें। देखिए, एक डायोड यहां है, इसको कह देते हैं हम लोग डायोड नंबर 1, ए कह दो पॉइंट को।
और एक डायोड यहां पुट करेंगे। 2 डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन में, इसको कह देते हैं D2। अब इन दोनों को हम आगे बढ़ाकर सेंटर में ऐसे कनेक्ट कर देंगे आपस में, और एक टर्मिनल निकालेंगे यहां से, विच इज आप X कह सकते हैं। यहां लोड लगा दीजिए, ये लोड मतलब पंखा का जो चलाना हो, और ये देखिए यहां पर इसको मैं Y कह देता हूं। और यहां पर एक सेंट्रल टैपिंग होती है, सेंटर में ऐसे हम इसको फिट कर देते हैं, ऐसे जंप करा दो, और यहाँ पर अर्थिंग, और ये कनेक्शन यहाँ से स्टैब्लिश कर दिया गया इस तरीके से। तो ये यहाँ पर RL मतलब लोड दे सकते हैं, दिस इज आउटपुट। और ये सेंटर टैप होता है, तो मैं कलर बदल लेता हूं जिससे अलग से आप देख पाएं। दिस इज सेंटर टैप, ये बीच में लगा रहता है इसके। और ये क्या है? दिस इज ट्रांसफार्मर, मेरे ख्याल से ये बात हो गई, ये अर्थिंग है। दिस इज द फुल वेव सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन, सर्किट डायग्राम फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में ध्यान रखिएगा, खैर इसका वेव फॉर्म भी बना देते हैं जब पढ़ा ही रहे हैं। हमेशा 2 डायोड का इस्तेमाल आप करेंगे, ये D1 D2। और जब भी ये पूछा जाए, आप कोशिश कीजिएगा समय निकाल के वेव फॉर्म यानी इनपुट वेव और आउटपुट वेव को भी लगे हाथ दिखा दीजिए। तो मैं कलर बदल के इनपुट आउटपुट वेव दिखा देता हूं, और ये देखिए येलो कलर ले लेते हैं। तो ये देखिए एक इनपुट वेव दिखा रहा हूं जो कि इस A वाले पे जा रही थी उस समय, वेव फॉर्म A, वेव फॉर्म A, ये इनपुट वाली है। तो यहां पर ये इस सीधी रेखा बना देते हैं और ये कुछ इस तरीके की कहानी दिखा देते हैं। अब इसी में अगला दिखा देते हैं, इसी के नीचे ऐसे, दिस इज वेव फॉर्म B, वेव फॉर्म जो B मतलब इस पे जो वेव फॉर्म आ रहा है इसका उल्टा चलता है वो। तो ये मैं ऐसे बना देता हूं, ये देखिए इतने में ये अगर ऊपर है ये, तो ये इतने में ऐसे नीचे बना दीजिए। जब ये फॉरवर्ड बायस तो रिवर्स बायस, और इसी तरीके से ये देखिए ऐसे बना दीजिए, और ये रहा आपका नीचे। ये दोनों क्या हैं? इनपुट हैं। अब इसके आउटपुट की बात की जाए, थोड़ा सा इसको खिसकाना होगा ऊपर, और ये देखिए दिस इज आउटपुट। मैंने पूरा ही आपको समझा दिया है, और अब इसका मतलब भी समझा दूंगा। यहां से जो फॉरवर्ड बाइज्ड है ये ऐसे करके पल्सेस ऐसे चली जाती रहेंगी। तो ये जो है ये D1 डायोड था, ये D2 डायोड था, ये आपका मिलता है D2 D1 जो फॉरवर्ड बाइज्ड है। ये रिवर्स बाइज्ड है, इसका कुछ नहीं मिला फॉरवर्ड। ये देखिए फॉरवर्ड बाइज्ड है, तो ये D2 D2 आ गया। ये आउटपुट वोल्टेज या करंट आप लिख सकते हैं जो भी लोड पर लगाकर बैठे हैं। तो ये आउटपुट हो गया, बाकी ये इनपुट हो गया, जैसे आप समझ पाए। अब इसकी थोड़ी वर्किंग भी लगे हाथ में समझा देता हूं, पहले 2 मिनट लगे जिससे काम बन जाए आपका। तो वर्किंग में जैसा आप इसकी वर्किंग देखिए, रेक्टिफिकेशन जो होता है उसका मेन गुण ये होता है कि जब भी आप डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाते हैं, करंट अलाउ करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से, और रिवर्स बाइसिंग में ये करंट अलाउ नहीं करता मोरलेस, यानी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब ये आपने AC करंट लगाया, तो सपोज करिए किसी वक्त ये प्लस रहा होगा और ये माइनस रहा होगा, ऐसे बना देते हैं। तो ये प्लस हो गया देखो बेटा, और ये माइनस हो गया इसी हिसाब से, ठीक। अब ये अगर प्लस है तो ये P है ना, ये PN जंक्शन है, PN ऐसे। तो P वाला प्लस से है और N वाला यहां से देखिए तो सेंटर टैपिंग में इससे कम वोल्टेज पे है, यानी कि माइनस पर है। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग पर है। इस समय मैं इसी व्हाइट कलर से लिख रहा हूं, ये फॉरवर्ड बाइसिंग पर है। ये रिवर्स बाइसिंग पे देखिए निगेटिव से P कनेक्ट है, और N वाला जो कनेक्शन है वो इसकी अपेक्षा प्लस पर है, इससे ज्यादा वोल्टेज पर है। तो ये इस समय रिवर्स बाइसिंग पर है। तो यहां से करंट आपकी जाएगी और यहां से नहीं जाएगी, मतलब D1 से करंट फ्लो होगी जैसा दिख रहा है,
फॉरवर्ड बाइसिंग, D1 से करंट आ गई, लेकिन D2 से करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये समय रिवर्स बाइसिंग में। ठीक है, अब अगले क्षण में क्या होगा, क्योंकि AC तो बदलता रहता है अपना सिस्टम, तो मैं कलर दूसरा लेता हूं। अब मान लीजिए अगले क्षण ये माइनस हो जाता है और ये प्लस बदलेगा, एक बार माइनस प्लस, तो ये वैल्यू हो गई माइनस और ये वैल्यू हो गई बेटा प्लस। देख पा रहे हैं ना, बदल गया भाई, वो साइकिल होती है एसी की, बदलता रहता है। तो यहां पर अब ये जो पहले फॉरवर्ड बाइसिंग में था, ये अब रिवर्स बाइसिंग में आ गया है, क्योंकि ये देखिए ये कनेक्शन P वाला माइनस से है और N वाला कनेक्शन इसकी अपेक्षा प्लस से है, तो ये रिवर्स बाइसिंग में है। और अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है, तो इससे करंट नहीं जाएगी, इससे जाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग से। तो यहां पर यही चीज देखिए, इससे करंट जा रही है D2 से देखिए, और इस D1 से नहीं जा रही है। इस तरह से ये पूरी कहानी फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ये क्या है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन का सर्किट डायग्राम है, और साथ में ये इसका रिजल्टेंट वेव फॉर्म है। ये मैंने पूरी बात आपको बता दी है। ठीक, अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट क्या था, मैं भूल गया। ये यहां पर ड्रॉ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PN जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन हाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मेक ए डायोड सुटेबल फॉर रेक्टिफिकेशन। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल है ये। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस का आपको डायग्राम बनाना है। तो कुछ ना कीजिए, जब भी बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है V और I में ग्राफ बना दो। तो मैं यहां पर ऐसे खींच रहा हूं, जिसे आप लिख रहे हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डायोड। अब यहां पे फॉरवर्ड बाइस, इधर वाला हिस्सा फॉरवर्ड बाइसिंग दिखा रहे हैं, अभी मैं लिख भी दूंगा। तो यहां पर इस एक्सेस पे क्या दिखा देते हैं, वोल्ट्स, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट्स, और इधर निगेटिव वाले वोल्ट -1, -2, -3। फॉरवर्ड बाइसिंग में ये जो करंट होती है वो मिली एम्पियर में होती है। दिस इज इन मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर में लिख दीजिए 10, 20, 30 ऐसे 40 करके, और इसके अपोजिट जाएंगे तो माइक्रो एम्पियर में करंट होती है, जो कि काफी कम होती है। तो 0.5 माइनस में कह लीजिए, माइनस में 0.1 कह लीजिए, और इसी तरह यहां कह सकते हैं 1.5। और ये जो करंट है ये है माइक्रो एम्पियर में, ये थी आपकी मिली एम्पियर में। ये मैंने डायग्राम बढ़िया सा खींच दिया। अब यहां पर मैं कलर को कर लेता हूं वाइट, और सैचुरेशन करंट जब तक नहीं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक कुछ करंट नहीं जाती, तो ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा और इसके बाद ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ये बन गया आपका ये कहानी किसकी है, फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इस तरफ आ जाओ तो रिवर्स बाइसिंग, तो मैं यहां लिख देता हूं रिवर्स बाइसिंग। पूरा आप समझ लीजिए, भले थोड़ा वक्त लगे, लेकिन चीजें, ये करंट और ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा यहां। तो दिस इज ब्रेक डाउन। तो ये आपने VI कैरेक्टरिस्टिक बना दी फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग की। अब पूछा था कि इसका कौन सा गुण ऐसा होता है जो रेक्टिफिकेशन में काम आता है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो ये है, फॉरवर्ड बाइसिंग में देखिए इसकी करंट की वैल्यू मिलती है, ये काफी मिल रही है ना, मिली एम्पियर में जा रही है, ज्यादा है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ये करंट अलाउ कर रहा है, और रिवर्स बाइसिंग में देखिए वोल्टेज बढ़ाने पर भी करंट की वैल्यू लगभग सैचुरेट रहती है, बढ़ती नहीं है, बहुत ही कम रहती है। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में आप मोटा तौर पे लिखें तो करंट अलाउड है, और रिवर्स बाइसिंग में ये रही बेटा रिवर्स बाइसिंग में आपकी करंट नॉट अलाउड लिख दे रहे हैं। इसी को लिखते हैं दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो AC वाला गुण है
एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज, एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करना, ये रेक्टिफिकेशन की बात है। तो ये भी देखिए मैंने पूरा आपको बना के समझा दिया। अब इसके बाद देखते हैं, कुछ एक चीज और पूछी, तीसरा सवाल भी है, उसको भी करेंगे। जैसे पूरी बात, तीनों बहुत जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए करना आवश्यक है। तो मैं कलर तो ये पकड़ लेता हूं। लिखा है देखिए नंबर 3, कार्बन एंड सिलिकॉन हैव द सेम लैटिस स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी का सवाल है। देन व्हाई इज कार्बन एंड इंसुलेटर, कार्बन इंसुलेटर क्यों है जबकि सिलिकॉन हमारा सेमीकंडक्टर है, ऐसा क्यों है? इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आ चुका है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं बड़े बड़े पर्दे पर, यहां पर एंट्री मारते हैं। नंबर तीसरा पार्ट, हम अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो Z की वैल्यू होती 6। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 और 2p2 आ जाएगा। ये आप केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा जानते होंगे, मुझसे बहुत अच्छा मालूम होगा आपको। दूसरी बात करते हैं हम लोग सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन में क्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है ये है 14। तो यहां पर देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, और उसके बाद 3s2 एंड 3p2, ये कॉन्फ़िगरेशन इसका है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले में भी 4 हैं, लेकिन ये थर्ड ऑर्बिट में है, इसलिए इनका टूटना आसान है। भाई मैं आपको डायग्राम भी बनाता हूं, जब पढ़ ही रहे हैं तो बहुत ही जानदार तरीके से। सिलिकॉन की बात करें तो ये मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, पहले आपने बनाया, ऐसे बनाए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, और अगले में आपने सपोज करिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे तो 8 इलेक्ट्रॉन भर डाले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और फिर इसके बाहर आ गए आप तीसरे वाले ऑर्बिट में, उसमें कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 2 3 4। तो थर्ड ऑर्बिट में आपको कितने मेरे, 4 इलेक्ट्रॉन। ये सिलिकॉन की बात हम कर रहे हैं। तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनको तोड़ना सिलिकॉन में आसान है, जबकि कार्बन की बात कर लो, अब जब इसका बनाया तो कार्बन का भी क्यों ना बना दें। ये न्यूक्लियस हो गया, और शुरू में रहे इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन, और अगली ऑर्बिट में इनके पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। दिस इज कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 था, ये हम ऊपर समझा चुके हैं। तो इसको, इन चारों इलेक्ट्रॉनों को तोड़ के निकालना इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड हैं। तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूटते नहीं हैं, है ना, ये टूट के निकलेंगे नहीं, तो फिर कौन चार्ज कैरियर का काम करेगा। और यहां पर ये इस न्यूक्लियस से थर्ड ऑर्बिट में है, ये ना थर्ड ऑर्बिट में है, तो इसको तोड़ पाना इन इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की बनस्पत आसान रहता है। तो ये इसका बिहेवियर इसलिए सेमीकंडक्टर की तरह हो जाता है। तो ये सेमीकंडक्टर बन जाता है, जबकि कार्बन आपका इंसुलेटर की तरह होता है। मैंने एक एक बात को पूरी विश्लेषण करके आपको समझाया है, कोई भी टुकड़ा कहीं पूछा जाए आप आसानी से आंसर कर पाएंगे, डिटेल्ड तरीके से, सरल तरीके से। तो चलिए आपको एक एक बार दिखा देता हूं, जैसे बच्चे कहते हैं नोट करना है तो आप नोट कर पाएंगे, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे, उसको भी शांति से, प्यार से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, चेष्टा करूंगा। ये क्वेश्चन है, हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। और ये देखिए पहले वाला आंसर था, सर्किट डायग्राम वगैरह फुल वेव रेक्टिफायर का। मैं हटता हूं, तो ये फुल वेव, मैं यहां कहीं हेडिंग डाल दूं, फुल वेव रेक्टिफायर, जैसे कोई बच्चा बाद में देखें तो ये ढूंढना ना पड़े कि है ये किसका डायग्राम। तो फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम, सर्किट डायग्राम, और वेव फॉर्म भी नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है। पॉज करके आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कर पाए होंगे। फिर इसका तीसरा पार्ट आ जाता है बेटा,
ये देखिए, ये दूसरा पार्ट मतलब जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग और कौन सी प्रॉपर्टी है जो रेक्टिफिकेशन में काम आ रही है, ये भी नोट कर पाए आप। फिर इसका थर्ड पार्ट था, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कार्बन और सिलिकॉन वाला, और इसको भी आप नोट कर लीजिए, कार्बन सिलिकॉन की कहानी मेरे ख्याल से नोट कर पाए और बड़े सुंदर तरीके से समझ पाए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर बेटा, और इसमें देखेंगे हमसे क्या ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा, नेम 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा, with the help of a circuit diagram explain the working of a junction diode as a full wave rectification। ये तो ऑलरेडी हम पिछले समझा चुके हैं, सर्किट डायग्राम। ड्रॉ इट्स इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म से भी हम लोग कर चुके हैं, अभी किया है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए जंक्शन डायोड दैट मेक्स इट सुटेबल, ये भी कर चुके हैं, यानी सब कुछ कर चुके हैं। पहले वाला जो पीएन जंक्शन बन रहा है उसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हमको बताने हैं, तो अभी बताते हैं 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन से होते हैं, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट। तो यहां पे लिख लेते हैं 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। कौन सा एक लिख लीजिए आप, डिफ्यूजन करंट, और दूसरा बेटा यहां आ जाएगा ड्रिफ्ट करंट। अब ये डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट किस चिड़िया का नाम है आपने पढ़ा जरूर होगा, मैं आपको याद भी दिला देता हूं। ये देखिए एक पीएन जंक्शन बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब इस पीएन जंक्शन में आप जानते हैं पीएन जंक्शन लाकर अलग से जोड़े नहीं जाते, पी और एन नहीं, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे कॉन्टिन्यूटी नहीं बनती। तो एक स्लैब को ही, एक क्रिस्टल को ही लेकर आधे को हम डोप कर देते हैं एन टाइप, आधे को कर देते हैं पी टाइप, तो पीएन जंक्शन बन जाता है। अब देखिए ये मान लीजिए पी टाइप मामला है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसके एन टाइप हैं, तो यहां स्थिति क्या रहती है, देखिए समझिएगा मेरी बात प्यार से। कलर को कुछ और करना, चलो ये ले लेते हैं, ये येलो ले लेते हैं। तो ये जो पी टाइप होते हैं इसके अंदर तो अधिकता किसकी रहेगी, होल्स की अधिकता रहेगी। तो जो होल्स होंगे वो कैसे होंगे बेटा, ये देखिए माइनस बना दीजिए और साथ में ये होल, ऐसे माइनस और ये होल। तो ये कुछ मैं 2-3 दिखा देता हूं, चलिए 2 यहां बना देता हूं। ये देखिए ये इस समय क्या है ना, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पी टाइप एन टाइप जो भी सेमीकंडक्टर रहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। माइनस इसलिए दिखाया है कि ये इसके साथ होल है, तो एक माइनस एक प्लस होल की तरह ट्रीट करते हो प्लस, तो दोनों मिलकर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। अगर ये होल इसको छोड़ जाएगा तब ये माइनस रह जाएगा, आयन बन जाएगा। और इसी तरह ये एन टाइप में आ जाओ तो इसका मैं कलर थोड़ा बदलना चाहूंगा, ये ले लेते हैं। एन टाइप में आपके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहती है, तो यहां पर आप इसको लिख दीजिए प्लस और साथ में एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे बना देते हैं, प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस, और ये भी इस समय इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। अब जब ये पास जंक्शन पर आते, जंक्शन का मतलब वो रीजन जहां पर ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जैसे ट्रेन के जंक्शन होते हैं, तो उस समय यहां पर क्या भसड़ होती है, मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां भी यही कहानी होगी, ये माइनस, ये ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा समझाएंगे, थोड़ा प्यार से आप समझेंगे। और साहब यहां पर ये वाले आइटम हैं, तो प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन, प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन, प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए यहां पर ये स्थिति बनी हुई है। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस होल को पसंद करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, डिफ्यूजन स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉनों का डिफ्यूजन यहां से या होल्स का डिफ्यूजन यहां से। ये देखिए ये पी टाइप है, ये आप देख ही रहे हैं, एन टाइप। तो यहां आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, या इसकी विपरीत दिशा में होल ऐसे जा रहे हैं तो होल डिफ्यूजन इसकी अपोजिट। जगह थोड़ी कम लग रही है, ये मैं ऐसे लिख देता हूं, होल डिफ्यूजन। समझना बहुत आसान होता है, ये सब कंफ्यूज नहीं हो सकते, आप समझ रहे होंगे भाई। होल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों विपरीत दिशा में काम करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे डिफ्यूज होते हैं और होल्स ऐसे डिफ्यूज होते हैं। तो जब डिफ्यूज होते हैं तो ये इनको मिल जाते हैं जाके, ऐसे
इलेक्ट्रॉन होल में जाके ऐसे मिल जाता है। तो इस समय आपकी जो करंट है, डिफ्यूजन करंट, पॉजिटिव दिशा में होल जा रहा है तो इस दिशा में करंट होती है, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। मैं थोड़ा ऊपर करना चाहूंगा अभी। तो इस समय डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या है, समझो, दिस इज द डिफ्यूजन करंट, और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, P से लेकर N की तरफ, PN, P से N की तरफ डिफ्यूजन करंट हो गई। डिफ्यूजन करंट चालू रहा ये कार्यक्रम, और जब ये चालू यहां पर रहता है तो ये जब इलेक्ट्रॉन इस होल से मिल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, बात खत्म। केवल क्या मिलेगा हमको यहां पर अब कि इसको एक डायग्राम और बनाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लग जाए लेकिन आप समझ पाइए। अब इसके बाद जो घटना घटी यहां पर देखिए सेंटर पर, यहां पर आपके ये माइनस रह गए और ये साहब प्लस रह गया, बाकी चीजें नहीं बना रहे हैं। ये P टाइप इधर था, N टाइप इधर था। यहां देखिए ये होल इलेक्ट्रॉन मिलके गायब हो गए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए, तो ये माइनस 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 बचा रह गया और ये प्लस 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 बचा रह गया। ये जो लेयर बनती है ये, इसे हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन या लेयर जो भी लिख दीजिए। ये डिप्लीशन लेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे चार्जेस डिप्लीट हो गए हैं। डिप्लीट मतलब खत्म हो गए हैं। अब आप कहेंगे अरे कहां खत्म हो गए, ये तो सर चार्ज दिख रहे हैं। ये जो चार्जेस हैं ये आयंस हैं, ये चल नहीं सकते हैं, इमोबाइल हैं। ये इससे तो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी भाग जाता है, लेकिन घर गृहस्थी जो बसी पूरा मकान थोड़ी भागता है, उसका एक बंदा भाग गया, आसान है भागना। लेकिन ये जो आयन है ये देख के तो लग रहा है कि चार आयन्स हैं, बिल्कुल आयन है, लेकिन चल नहीं पाएंगे, ये इमोबाइल हैं, चल नहीं सकते हैं। इसलिए जो रीजन बनता है इसे बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और अब इस वजह से, इस डिप्लीशन रीजन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है इस प्लस से माइनस की तरफ। तो मैं एक डायरेक्शन बनाता हूं कलर को चेंज करते हुए, जिसे आप बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, जिसे आप बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं या बैरियर पोटेंशियल बोल सकते हैं। क्यों बैरियर बोल रहे हैं अभी दिखाते हैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ क्रिएट होता है, तो प्लस से माइनस की तरफ क्रिएट हो गया। अब क्या होगा कि अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन, यहां भाई एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेगा तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है। भाई इलेक्ट्रॉन, यही चक्कर था ना, इलेक्ट्रॉन आ रहा था इधर, तो इसने कहा हम जाएंगे। इसने कहा कहां जाओगे भाई, बैरियर आ गया है। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट दिशा में, तो ये नहीं जा पाएगा आगे, इसको पीछे घसीट के फेंक देगा ये, ठीक। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर फेंका रहा है, और पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो होल आपका इधर फेंका रहा है, दिस इज होल। इलेक्ट्रॉन की दिशा में ही पॉजिटिव पर जो फोर्स लगता है, दिस इज फोर्स। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर होल्स का डायरेक्शन किधर है, N to P। तो ये जो करंट चालू होती है इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट। और इसका डायरेक्शन क्या है, N से P, ये देखिए भाग रहा है इधर, N to P। तो ये एक चीज डिफ्यूजन करंट जो मैंने बात की थी, और ये दूसरी आ गई ड्रिफ्ट करंट। ये दोनों देखिए एक दूसरे से विपरीत दिशा में, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। और ये कार्यक्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों करंट इक्वल ना हो जाएं। जब ये इक्वल हो जाती हैं तो उस समय इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होती है। ये दो मेन चीजें हैं पीएन जंक्शन बनते वक्त। बाकी मैंने दो नाम और लिए, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, डिप्लीशन रीजन और क्या नाम लिया था उसके अलावा, बैरियर पोटेंशियल। लेकिन मेन दो चीजें डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट की बात उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो मैं यहां पर इसको ऐसे दिखा देता हूं, थोड़ा अलग से दिखाई पड़ जाए आपको, किताबों में रहता है इसलिए, है ना। ये बिल्कुल आसानी से मैंने आपको धीरे धीरे सारी बखिया उधेड़ दी इसकी। यही पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो रहा है, बस इसको नोट कर लीजिए आप, है ना, शांति से देखकर नोट कर लें आप। तो इसको ऊपर से थोड़ा लाना होगा, तो यहाँ रोकते हैं और साहब इसको आप नोट कर लें। फिर अगला भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो काफ़ी पूछा जाता है, पॉज करके नोट कर पाए होंगे आप। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और आप इसको प्यार से
नोट करेंगे। खैर बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, क्योंकि जहां पर हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना पड़ रहा है वो करना ज़रूरी है, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। और मतलब क्या है वीडियो बनाने का, फिर जब पकड़ ही में ना आए चीज़ें। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप सॉलिड्स में क्या होते हैं बताते हैं अभी आपको। और ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम्स फॉर ए कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, डायग्राम बनाना पड़ता है इसमें। तो पहले एनर्जी गैप की बात करते हैं, एनर्जी बैंड गैप। हमारे पास जब फाइनल एनर्जी लेवल्स मिलते हैं तो ये एक वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड आपने पढ़ा होगा जरूर, और ऊपर एक लेवल मिल जाता है जिसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। इनके बीच का ये जो गैप होता है इसे ही बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। तो एनर्जी बैंड गैप क्या हो गया, वैलेंस बैंड का टॉप, ईवी लिख दो, टॉप एनर्जी लेवल, एंड कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस इज नोन एज ए एनर्जी बैंड गैप। तो इसको आप चाहो तो लिख दो एनर्जी बैंड गैप, है ना। ये कहानी यहां पर इसका आंसर हो गया। अब इसकी बेसिस पर कंडक्टर्स यानी मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के डायग्राम बनाए जाते हैं, वो एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। तो मैं तुरंत ही पहला डायग्राम बना रहा हूं कंडक्टर्स के लिए या मेटल्स के लिए। मेटल्स में बेसिकली दो केसेस आ जाते हैं, टू केसेस, दो तरह से मेटल्स में चीजें दिखाई जाती हैं। तो केस 1 लिख देते हैं। केस 1 में डायग्राम में क्या रहता है कि ये देखिए डायग्राम बनाते फटाफट। यहां पर ये जो वैलेंस बैंड है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन, मैं कंडक्शन बैंड भी बनाता हूं, ये EC लिख देते हैं, कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड है। यहां भी इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाते हैं, ये पार्शली फिल्ड होता है, मेटल्स के केस की बात कर रहे हैं। और ये वैलेंस बैंड पार्शली एम्प्टी होता है, पार्शियली एम्प्टी। कहने का ये मतलब है इन दोनों में ही आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तो आपको पता है कि जो कंडक्शन बैंड है, अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो आपका करंट फ्लो करने के लायक है। अगर करंट फ्लो होनी है तो हमारा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसा करवा पाएगा वो। अगर वो केवल ये वैलेंस बैंड में रहा तो करंट फ्लो नहीं करा पाता। वैलेंस बैंड के अंदर होल होते हैं तो करंट फ्लो कराते हैं। तो एक तो ये सिचुएशन होती है, जैसा आप समझ पाए होंगे। इधर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन एनर्जीज। ये जो कहानी पाई जाती है, ये पाई जाती है मेटल्स के केस में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के लिए। दिस इज फॉर लिथियम, एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम। अब इसका एक दूसरा केस भी होता है, उसमें ड्रामा क्या होता है इसी के दूसरे केस की बात कर रहा हूं, केस नंबर 2। इसमें तो क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। तो ओवरलैप करने में क्या हो जाएगा, देखिए ये आपने कलर दो इस्तेमाल करेंगे तो दिखाई पड़ेगा। ये मान लीजिए कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, और ये दूसरा वाला, ये देखिए कंडक्शन बैंड यहां से चालू होके यहां तक चला आया है। दिस इज कंडक्शन बैंड। अब ये आप देखें, आपको थोड़ा सा दिखाई पड़े इसलिए, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। देख पा रहे हैं आप, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। तो ये ओवरलैप कर गया ना, और ओवरलैप जब कर गया तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप Eg है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड वाला आराम से कंडक्शन बैंड में टहल सकता है, आराम से। और जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तो वहां पर करंट को फ्लो करने के लिए तैयार है ये। और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जीज हो गई, इलेक्ट्रॉन एनर्जीज। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो साहब ये मैग्नीशियम एंड जिंक के हैं।
मैग्नीशियम, एग्जाम्पल लिख लो, मैग्नीशियम और जिंक एक्सेट्रा। तो ये आप देख पाए कि कंडक्टर के केस में क्या हो रहा है, दो तरह के केसेस बन रहे हैं, एकदम डिटेल्ड आपको बता रहे हैं और आसानी के साथ कि पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड मिल जाता है आपको, तो कंडक्टिविटी मिल जाती है जो कि आपकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में है। और दूसरी मैग्नीशियम, जिंक में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। जब ओवरलैप कर गए तो भाई कोई कहीं टहलो, दोनों एक आजू बाजू का घर खरीद रहा, बीच में कनेक्शन दे दिया, तो एक घर का आदमी दूसरे में जाए, दूसरे का पहले में आए। जैसे टावर्स बनते हैं ना आजकल कॉलोनीज में, और बीच में कनेक्टिंग ब्रिज टाइप दे देते हैं, टावर 1 से टावर 2 जाने के लिए आप टहल लीजिए, तो एक कनेक्शन हो गया। ये मेटल्स या कंडक्टर की कहानी है। अब इसमें इंसुलेटर्स की बात कर लेते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है, मैं यहीं पर बता देता हूं। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स में जो एनर्जी गैप है वो 3 वोल्ट से ज्यादा रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ये आपका देखिए हो गया वैलेंस बैंड, और ये हो गया साहब कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और एनर्जी बैंड गैप जो है आपका ये Eg, इसकी वैल्यू हो जाती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। तो ये डायग्राम किसका, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जीज है, तो आप बनाते रहिएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जीज। तो ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का गैप आ जाता है, तो आपको इंसुलेटर्स मिलता है, क्योंकि यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां कंडक्शन बैंड में आसानी से नहीं पहुंच पाते, आसानी से क्या पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि गैप ज्यादा है। अच्छा, अगली बात आ जाती है सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर को भी बना लेते हैं। ये देखिए सेमीकंडक्टर, ये पूछा बहुत जाता है आपसे, सेमीकंडक्टर। और ये मैंने, ये देखिए यहां पे बन गया आपका वैलेंस बैंड, शॉर्ट में VB लिख दिया करते हैं, और ये रहा आपका कंडक्शन बैंड, CB लिख के छोड़ दिया है। और एनर्जी गैप जो होता है इसका, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जीज हैं, सब आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जीज। तो ये कहानी सेमीकंडक्टर की। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको आप थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो वो जंप करके यहां पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में, यानी वो करंट को फ्लो करने के लायक बन जाएंगे। ये कहानी होती है सेमीकंडक्टर में, इसमें ऐसा नहीं हो पाता। ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आप इसको बेटा नोट कर लीजिए, ये पूछा बहुत जाता है। और डायग्राम जो मैंने बताया वो भी आप प्यार से बना सकते हैं। मैं हटता हूं, पॉज करके नोट डाउन कर ले। तो ये पॉज करें बेटा और उसको नोट डाउन करें। मेरे ख्याल से आपने पॉज करके नोट डाउन किया होगा। ये देखिए आराम से नोट कर लीजिए। अगली बात करते हैं, मतलब इसका अगला वाला स्लाइड। तो ये इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बातचीत, ठीक है, बढ़िया। अगली कहानी को आपके सामने लेके आते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप पी टाइप होते हैं ना, द डोनर एनर्जी लेवल लाइज। अब देखिए ये भी आगे क्वेश्चन है जो हम लोग बनाएंगे, याद रखिएगा। खैर मैं बना के ही दिखा देता हूं, 2-4 मिनट जो भी लगे आपकी समझ में आना चाहिए। दिस इज वैलेंस बैंड और ये रहता है कंडक्शन बैंड। और यहां पर जो डोनर यानी एन टाइप में क्या रहता है, डोनर एटम जो होते हैं उनका एनर्जी लेवल यहां मिलता है आपका इस कंडक्शन बैंड के पास में। ईडी एक नया लेवल, एनर्जी लेवल बन जाता है जिसे बोलते हैं ईडी, डोनर लेवल एनर्जी लेवल। तो ये किसके पास में है, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप रहता है। जैसे ही आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इसके हिसाब से आंसर इज बी, क्योंकि आंसर बी में देखें जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो आपका फोटो मतलब आप देख पा रहे हैं। तो ये इसका आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा। और इसी में अगर पी टाइप होता है तो पी टाइप का एक्सेप्टर एटम होते हैं, वैलेंस बैंड के पास में होता है। आगे क्वेश्चन है, मैं फिर से बनाऊंगा इसको। तो वैलेंस बैंड
पी टाइप में आपका जो एक्सेप्टर एटम होते हैं वो उनका एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है और इसका जस्ट इससे नीचे होता है। खैर बढ़िया है, इसको आप नोट कर लें, आगे की चर्चा को कायम जारी रखते हैं। आइए अगली बात देखते हैं बेटा। ये रहा आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन जर्मेनियम। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जब हम इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम में इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, जिसे बोलते हैं डोपिंग का प्रोसेस। इंप्योरिटी इसीलिए ऐड करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उसमें ज़्यादा चार्ज कैरियर्स डेवलप कर सके अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, तो खैर जो सवाल है वहीं अपने आप को रोकते हैं। यहां पर डिफरेंस के तौर पे मैं लिख देता हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लिख लीजिएगा आगे। ये एक्सट्रिंसिक, कुछ मैं डिफरेंसेस लिख देता हूं। पहला क्या होता है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर, और ये टेट्रावेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम। ये सेमीकंडक्टर इम्प्योर होते हैं, पहला ही पॉइंट है। तो लिखेंगे इम्प्योरिटी एडेड, और इम्प्योरिटी जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ ग्रुप 3 और 5, ग्रुप 3 या 5। अच्छा, कई बार बच्चे पूछते क्या है कि भाई ये जो इम्प्योरिटी एडेड इन प्योर सेमीकंडक्टर, तो कहते हैं सर कि भाई ये प्योर सेमीकंडक्टर है तो कोई भी इंप्योरिटी ऐड कर दें। नहीं, हम जो इंप्योरिटी ऐड करते हैं वो इसके आसपास की ही होनी चाहिए। जैसे उसको जब वो एटम को हटावे और खुद बैठे तो उसका लैटिस स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड नहीं हो। तो यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर में तो टेट्रावेलेंट रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो 4 की जगह हम ग्रुप 3 जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं या ग्रुप 5 जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं वो ऐड करते हैं। इसी एडिशन की वजह से पी टाइप एन टाइप बन जाया करते हैं। खैर आप ये समझ पाए इम्प्योरिटी एडेड। अब रंग कलर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो, और इसकी जो कंडक्टिविटी है हाई है, हाई कंडक्टिविटी। में एक एक करके बता रहा हूं जिससे बातों को अच्छे से पकड़ सकें। अब यहां पर क्या होता है, नंबर 3 पर कोई भी एनर्जी लेवल नहीं मिलता कंडक्शन वैलेंस बैंड के बीच में। नो एनर्जी लेवल बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ना, तो नीचे जो वैलेंस बैंड है कंडक्शन, उसके बीच में कुछ भी नहीं रहता, इसमें रहता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो परमिटेड एनर्जी स्टेट्स, ये स्टेट्स इन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, डोनर वाला एक्सेप्टर वाला जो एनर्जी लेवल होता है वो। नंबर 3 हो गया। और बात करें, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, कुछ बातें और कर देते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ जो होल्स होते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पर ये इक्वल नहीं होते, कैसे डोपिंग किए हुए हैं उस पर डिपेंड करता है, एन ज़्यादा है कि एन एच ज़्यादा है। नंबर 5 की बात कर लेते हैं, एक और लिख देते हैं। इसकी जो कंडक्टिविटी है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यहां पर क्या है कि टेम्परेचर के साथ साथ डोपिंग कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड डोपिंग
कंसंट्रेशन। ये देखिए मैंने पूरी बात लिख दी है एकदम, जितने नंबर का भी होगा आधा नंबर भी नहीं कट सकता आपका। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लिख के बता दिया, जैसे आप बड़ी ही शानदार तरीके से इसको पकड़ पाए। खैर, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच के हालात, डिफरेंसेस आप समझ पाए हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये रहे अगले क्वेश्चन पे। अब यहां देखते हैं ये क्या है हमारे लिए। लिखा है ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप। एंड ये भी पूछा जाता है पी टाइप। एन टाइप पी टाइप का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। टेम्परेचर 0 केल्विन से जब ज़्यादा हो, ठीक है। इन द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर एनर्जी लेवल इज स्लाइटली बिलो द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, वेयर इज इन पी टाइप सेमी, इसी का आंसर ही लिख दिया है। द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स व्हाट रोल डू दिस एनर्जी लेवल्स प्ले इन कंडक्शन एंड वैलेंस बॉन्ड। तो ये इन्होंने पूछा है कि भाई डायग्राम बनाइए और कैसे इसके अंदर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चालू हो जाती है वो भी बताइए। तो कोई बात नहीं है, बता दी जाएगी। तो पहले बात हम लोग करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के डायग्राम की। दोनों एक ही साथ बना देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो यहां पर आप बनाइए वैलेंस बैंड ईवी। ये हम किसका बना रहे हैं? एन टाइप। और टेम्परेचर है 0 केल्विन से ज़्यादा, ठीक है। अब यहां पर ये एनर्जी अभी बनाते हैं और ये एक यहां बन जाएगा आपका कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल। यहां पर कुछ आप ऐसे बना सकते हैं, कुछ होल्स पड़े हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के गए होंगे, और ये कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर भरे हुए हैं, ये देखिए। और चाहें तो और भी लकीरें खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे किताबों में खींची होती हैं। ऐसे बना सकते हैं एनर्जी बैंड को दिखाते हुए, ठीक है। अब यहां पर जो कंडक्शन बैंड है, इस कंडक्शन बैंड में आपको इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे ऐसे ऐसे। 0 केल्विन पे ये इलेक्ट्रॉन कूद कर ऊपर चला गया है। खैर, उससे पहले जो ये तो कुछ कूद के जाएंगे कुछ, और एन टाइप में जो डोनर का एनर्जी लेवल होता है वहां से इलेक्ट्रॉन बहुत जाते हैं। वो एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होगा। ये एनर्जी लेवल कितना है? डोनर एटम का, डोनर एटम का एनर्जी लेवल। और ये एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के कितने करीब होता है? विच इज वेरी वेरी क्लोज। इसकी वैल्यू होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो यहां पर जो डोनर वाले हैं उनको जैसे ही थोड़ी एनर्जी मिलती, खट से चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चालू हो गई। ये मैं समझा रहा हूं प्रोसेस कैसे होता है। यहां से कूद के ऊपर जाना मुश्किल है क्योंकि एनर्जी गैप लंबा है, लेकिन यहां से जो जस्ट बिलो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप बहुत कम है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये डोनर एनर्जी लेवल जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड होता है। तो जैसे ही कुछ एनर्जी मिलेगी, खट से यहां चले जाएंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चालू हो जाएगी। ये एन टाइप का मामला हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो यहां लिख देते हैं पी टाइप। टेम्परेचर है 0 केल्विन से ज्यादा। कलर को येलो ले लेते हैं और यहां पर देखिए क्या होगा। ये वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल बना लीजिए। यहां पर कुछ होल्स दिख जाएंगे आपको और कुछ इलेक्ट्रॉन भी यहां पर मौजूद मिलेंगे आपको। ये देखिए इलेक्ट्रॉन मिल गया आपको, ये इस तरीके से कहानी। और ये हो गई यहां पर आपकी कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल। यहां भी आपको ऐसे ऐसे हमने एनर्जी लेवल कुछ बना मारा, और यहां भी इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहां से कूद के गए होंगे। अब इसमें जो कहानी होती है वो कहानी होती है होल्स के द्वारा। तो एक नया एनर्जी लेवल जो कि वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर आपको मिल जाता है। ये देखिए एनर्जी लेवल, इसे बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, EA। और ये जो गैप होता है ये, दिस इज ऑल्सो वेरी लेस। क्या रेंज होती है? 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये पी टाइप है, ध्यान रखना, पी टाइप में होल्स से कंडक्शन पैदा होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉनों को जैसे ही थोड़ी एनर्जी मिलती है, कूद के एक्सेप्टर एटम पे चले जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आपको पहुंच गए और यहाँ होल खाली हो गया। ये कार्यक्रम बहुत होता है जिससे कि आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी मिलती है। और कुछ में ज़्यादा एनर्जी होगी तो कूद के यहाँ चले जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी होल्स की वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादा कंडक्टिविटी मिलती है। और होल्स बनने की प्रक्रिया आसान है यहाँ, क्योंकि एक्सेप्टर एटम का एनर्जी लेवल जस्ट अबव दी वैलेंस बैंड होता है। तो जरा सा भी आपने एनर्जी दी, कूद के यहाँ पे पहुंच गए इलेक्ट्रॉन, ये होल बना दिया और पी टाइप में इस तरह की चर्चा चालू हो गई। तो ये पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम है। ये आपको आने चाहिए, यही सब आपके कोर्स में पूरा चैप्टर ही रिवाइज हुआ जा रहा है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की बातचीत करेंगे। पूरी बात हमने क्लियर कर दी एन टाइप पी टाइप। उम्मीद है आप इसको नोट कर पाए होंगे, क्वेश्चन था और ये उसका सोल्यूशन हो गया। ये डायग्राम वगैरह बनाना आपको आना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आ गए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है, लिखा डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अभी हम लोगों ने काफी बातचीत लिखी थी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप होते हैं एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक दो तरह के होते हैं, पी टाइप एन टाइप, ये आपको मालूम ही है, बता चुके हैं अभी आपको। सेमीकंडक्टर गिव रीजंस व्हाई ये पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑल्दो NH इज मच मोर देन Ne। ठीक है, तो पहले डिफरेंस की बात करते हैं। यहां लिखते हैं इंट्रिंसिक और यहां लिख देते हैं पी टाइप जो कि एक्सट्रिंसिक है। पहली बात, प्योर फॉर्म है, प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें डोपिंग होती है, इम्प्योर है, डोप्ड विथ ट्राईवैलेंट, जैसे एल्युमिनियम, इस तरह से हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं इसमें, तभी पी टाइप बनता है। दूसरी बात करें, चार्ज कैरियर्स इसके अंदर क्या रहते हैं, Ne बराबर NH, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल्स होंगे। और इसके अंदर आप सेकंड पॉइंट अगर देखें तो NH की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है Ne से। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगला पॉइंट अगर आप देखना चाहें, कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये क्या है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड इसके साथ साथ डोपिंग कंसंट्रेशन। ये बात यहां कंप्लीट हो गई। अब क्या कह रहा है कि भाई जो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हैं, क्योंकि या तो होल ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए हैं कि जो भी आप शुरू में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर लिए थे, जैसे सिलिकॉन, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उसमें आपने एल्युमिनियम अगर ऐड किया है तो एल्युमिनियम भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। तो दोनों लोग जब मिले तो भी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहे। और फोटो से समझना चाहें तो मान लीजिए ये एल्युमिनियम है और बाकी ये सिलिकॉन वगैरह इसके चारों तरफ हैं। अब ये जो एल्युमिनियम एटम आपने डाला है, मैं Al ऐसे लिख देता हूं, इसके अंदर, इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है सपोज करिए, तो +3 हो गया इसका न्यूक्लियस में चार्ज, और बाकी बॉन्डिंग ये बनावेगा। तो ये एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका और इसका। यहां पर क्या रहा, सिलिकॉन का तो एक है, खुद का ये होल पकड़े हुए। तो ये जो होल आप पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं, इसके अंदर भी तो आप जो होल देख रहे हैं, अंदर कितना है, +3 है चार्ज और बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है।
तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा ना, इलेक्ट्रॉन इसके कितने पास थे, ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसका, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर प्लस 3 अंदर, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया टोटल मामला। ये होल तो अलग से बना हुआ है और ये इस समय ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बाकी जब होल यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बगल से कूदकर, तो ये आयन तब हो जाएगा नेगेटिव आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तभी तो बोलते हैं ये एक्सेप्टर आयन है, एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तब भी पूरा एज ए मटेरियल तब भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है। तो ठीक है, ये इसकी कहानी हुई जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखने की कोशिश हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस with reason. The resistance of a PN junction is low when it is forward biased and it is high when the reverse bias. तो forward biasing में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके फ्लो होते हैं। और ये क्यों फ्लो होते हैं? क्योंकि जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है इसमें। आपने देखा होगा जो पीएन जंक्शन होते हैं, मैं सीधे लिख दूं या समझ पाएंगे, बैरियर पोटेंशियल विल बी, ये देखिए इस तरीके से कहानी रहती है। और यहां पर ये मान लो पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो यहां नेगेटिव मिल जाता है ऐसे आपको प्लस प्लस, और इसका बैरियर पोटेंशियल रहता है इस तरीके से, डायरेक्शन मतलब प्लस से माइनस बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ ले। और यहां पर बेटा जब इसको आप प्लस से कनेक्ट कर देते हैं, या फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई ना, पी को प्लस से और एन को माइनस से, तो ये देखिए इसका जो अप्लाइड वोल्टेज है V, ये इसके खिलाफ, प्लस से माइनस खिलाफ काम करता है। तो इसका जो नेट बैरियर पोटेंशियल है ये डिक्रीज कर जाता है, यानी आप लिख सकते हैं VB माइनस V। इसलिए करंट फॉरवर्ड बाइसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की आसानी से फ्लो होती है। जबकि रिवर्स बायस कर देंगे तो पोटेंशियल बैरियर विल बी मच हायर, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे यहां VB इज लेस, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो रहा है फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं नेट पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है नेट पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस इन रिवर्स बाइसिंग। इसलिए यहां पे करंट आरामी से फ्लो होगी, इसकी विपरीत दिशा में फ्लो नहीं होगी। नंबर 2, डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज अ नेसेसिटी फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। भाई डोपिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है उसमें एक तो Ne बराबर NH होता है और ऊपर से चार्ज कैरियर्स काफी कम होते हैं। चार्ज कैरियर्स इज क्वाइट लेस इन इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक में एक तो चार्ज कैरियर कम है तो कंडक्टिविटी लो मिलेगी, और Ne बराबर NH रहेगा, तो किसी का भी डोमिनेंस हमको चाहिए कि होल ज्यादा हो जाएं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएं, हमें सर्किट में जरूरत है तो हम नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। तो इस वजह से हम इसमें डोपिंग करते हैं, यानी जानबूझकर डेलिबरेटली हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं, जो कि काफी कम होती है, 1 ppm होती है पार्ट्स पर मिलियन, जिससे कंडक्टिविटी या चार्ज कैरियर्स हम बढ़ा लेते हैं और NeNH में जिसका भी डोमिनेंस चाहिए उसके हिसाब से इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो पी टाइप एन टाइप बन जाता है। दिस इज द रीजन। मेन रीजन क्या है? चार्ज कैरियर का कम होना, और दूसरा रीजन भी मैंने लिख दिया है जहां Ne बराबर NH होता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं कौन सा सवाल है, आप नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर पोटेंशियल इन ए पीएन जंक्शन। ये मैंने आपको इसी में एक्सप्लेन कर दिया है। शुरू में जब डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट की बात कर रहे थे आपसे, तो आपको दिखाया था ना कि यहां पर इस रीजन में पी टाइप ये है और एन टाइप ये है। तो यहां पर कहानी कुछ ऐसे हो जाती है कि ये माइनस वाले इधर आ जाते हैं
और प्लस वाले बाजू में ऐसे खड़े मिलते हैं, और ये जो रीजन बनता है इसे आप बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। लेयर या रीजन जो भी बोलना चाहें, डिप्लीशन का मतलब डिप्लीट हो गए हैं चार्जेस यहां से, यानी चार्जेस खत्म हो गए हैं। फिर से याद दिला रहा हूं, ये जो चार्जेस आयंस दिख रहे हैं ये इमोबाइल आयंस हैं, ये किसी काम के चार्ज नहीं, ये खड़े हैं, चल नहीं सकते हैं। तो जो हमारे काम ही का नहीं है वो होना ना होना, बात खत्म। तो इसीलिए बोलते हैं यहां पर जो मोबाइल चलने वाले जो चार्जेस थे वो डिप्लीट कर गए हैं, खत्म हो गए हैं, इसलिए इसको डिप्लीशन लेयर रीजन बोलते हैं, जो मैंने आपको समझाया भी था। और इसी से ये देखिए, तो ये बैरियर पोटेंशियल इस प्लस से माइनस की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये आपका, इसे हम बैरियर पोटेंशियल, पोटेंशियल को बैरियर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड को बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। ये बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। और ये किसकी वजह से बन रहा है? ये इमोबाइल आयंस की वजह से बन रहा है। ये कहानी यहाँ पे ऐसे खड़ी होती है, मैं समझा चुका हूं, एक बार फिर से आपको थोड़ा सा याद दिला दिया। तो आप इसको फोटो बना सकते हैं और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भाई क्या मामला है, प्यार से देखते हुए चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आ गया, लिखा है एट इक्विलिब्रियम इन ए पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन में इक्विलिब्रियम पर नेट करंट कितनी होती है? तो नेट करंट भैया जीरो होती है इक्विलिब्रियम पे। डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे के विपरीत होती है और इक्वल होती है, इक्विलिब्रियम पे दोनों सेम हो जाएंगी, तो नेट करंट विल बी जीरो। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा सी। आंसर इज बेटा सी, जीरो एज डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल एंड अपोजिट। बात क्लियर हो जाती, कुछ ज्यादा इसमें कहने का नहीं है, लेकिन आप समझ तो पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये एक न्यूमेरिकल सा हमारे सामने आ गया है, बड़े आराम से इसको लगाएंगे। देखिए लिखा था सर्किट शोन इन द फिगर हैज टू अपोजिटली कनेक्टेड आइडियल डायोड्स कनेक्टेड इन पैरेलल। एक ये है भाई साहब, एक ये है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच डायोड इन द सर्किट। दोनों डायोड से कितनी कितनी करंट जा रही है ये पकड़ के हमको बतानी है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, प्लस से कनेक्शन, ये देखिए पीएन ऐसे है ना, ये तो आपको याद रहता है, फिर भी मैं बना दे रहा हूं। पीएन ऐसे है, ये पी से एन, प्लस वाला कनेक्टेड है पी से और माइनस वाला कनेक्टेड है एन से, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है। इसकी देखिए, ये P वाला कनेक्टेड है माइनस से, N वाला कनेक्टेड है प्लस से, तो ये रिवर्स बाइसिंग में है। हम जानते हैं कि जो रिवर्स बाइसिंग में करंट होती है वो अलाउ नहीं होती, यानी ये जो डायोड नंबर 1 है इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग में है। नो करंट इन D1 बिकॉज it is in reverse biased condition। रिवर्स बाइसिंग लिख देते हैं, इतना तो आप समझदार हैं। ठीक, यहां पर ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है, तो ये करंट अलाउड करेगा। ये ब्रांच किसी काम की नहीं है, तो यहां से देखिए 2 ओम और ये 4, टोटल कितना रेजिस्टेंस है? 6 ओम का। तो D2 इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग, FB मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग। तो करंट कितनी हो गई? Y इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। V कितना है? 12 वोल्ट। R कितना है? 2 ओम इसका, 4 ओम इसका सीरीज में, तो 2 + 4 12/6 यानी 2 एम्पियर। ये आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल आएंगे तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बड़े प्यार से कर लेना। मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लें। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। पॉज करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। बोला है इन द फॉलोइंग डायग्राम इज द जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस। आपको पहचानना है कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है कि रिवर्स बाइसिंग में है। तो देखिए ये पीएन जंक्शन ऐसे लिखा बना होता है, पीएन एरो की तरफ, एरो जिधर है पी से एन की तरफ। ये अर्थिंग है, ये किसका निशान है? अर्थ का। तो पी वाला किससे कनेक्टेड है? अर्थ से, यानी 0 वोल्ट से। अर्थिंग हो जाए 0 वोल्ट है। और एन वाला किससे कनेक्टेड है? +5 से, 5 वोल्ट। ये है ना 5 वोल्ट, देखिए 5 वोल्ट कह लीजिए, या 5 वोल्ट पे कुछ ड्रॉप भी हो रहा होगा, फिर भी ये पॉजिटिव पे ही रहने वाला है। तो हियर
एन पोटेंशियल ऑफ एन इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ पी। इसका क्या मतलब है कि ये रिवर्स बाइसिंग में है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, पी वाले का पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एन वाले का कम से कनेक्ट करते हैं, तो होता है फॉरवर्ड बाइसिंग। ये उल्टा हो गया, पी वाले का पोटेंशियल कम है यानी रिलेटिवली निगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, और एन वाला रिलेटिवली पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। इसका मतलब क्या है, ये रिवर्स बाइसिंग में है। ये रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में है। आप उम्मीद है समझ पाए होंगे। मैं हटता हूं, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे की बातचीत करते हैं और देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। अच्छा, अब यहां पर बोला है यूजिंग द नेसेसरी सर्किट डायग्राम्स शो हाउ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, अच्छा ये सर्किट डायग्राम पूछा कि फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए सर्किट डायग्राम कैसे बनाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले यही बना देते बड़े आसानी से। तो पहला वाला ले रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। देखिए सिंपल सी बात क्या है कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाने का मतलब है कि हमें पोटेंशियल भी नापना है अक्रॉस डायोड और करंट भी नापना है। फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट की वैल्यू मिली एम्पियर में होती है, इतना ध्यान रखना है, रिवर्स में माइक्रो एम्पियर में। तो ये एक बना दीजिए यहां डायोड, ये बना गया डायोड का सिंबल पीएन, इसे आप पी लिख दीजिए, इसे आप एन, जैसे आसानी से बना सकें। इसका हमें नापना है वोल्टेज, तो वी से नपाई कर देंगे। करंट भी नापनी है, तो एक करंट के लिए यहां पर मिली एम्पियर का हम लोग एमीटर लगा दीजिए, और यहां पर हम इसको चेंज करने वाला अलग अलग वैल्यूज ले सकें उसके लिए, और बैटरी को प्लस माइनस कनेक्ट कीजिए, और ये वायर आप यहां से निकाल कर इससे कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए डायग्राम बन गया। ये प्लस वाला देखिए कनेक्शन, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस पी से कनेक्टेड है, और एन वाला कनेक्शन माइनस से है। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है। और इसी तरीके से बात करेंगे तो ये प्लस माइनस है, क्योंकि ये प्लस वाला हिस्सा प्लस और माइनस जा रहा है। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। रिवर्स बाइसिंग में यहां देखिए मिली एम्पियर में लगाया है ना, जब रिवर्स बाइसिंग में लगाएंगे तो ये माइक्रो एम्पियर में लगाएंगे, वो भी बना देते हैं। यहां देखिए रिवर्स बाइसिंग की बात कर लेते हैं। रिवर्स बाइसिंग बेटा नंबर 2 जो भी था इसके अंदर। अब यहां पे डायग्राम पर पीएन जंक्शन बनाते हैं, इसे P लिख दो, इसे L लिख दो। वोल्ट मीटर हमको लगाना है, प्लस माइनस बाद में लगाएंगे। एक हमको माइक्रो एम्पियर नापने के लिए मीटर चाहिए, और ये रहा इसका पोटेंशियल डिवाइडर, ये बनाया, और यहां माइनस लगा देंगे पहले। ये देखिए, अब ये देखिए माइनस वाले का जो कनेक्शन है, माइनस प्लस, ये माइनस से कनेक्टेड हो गया और ये प्लस से कनेक्टेड हो गया। दिस इज रिवर्स बाइसिंग। ये दोनों सर्किट डायग्राम बन गए फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग के। और फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग का जो ग्राफ होता है वो मैं नहीं बना रहा हूं, ऑलरेडी बना चुका हूं, रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो आप ग्राफ भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में भाई ये करंट जा रही है और रिवर्स बाइसिंग में ऐसे करंट जा रही है। दिस इज द सर्किट डायग्राम जो इन्होंने हम लोगों से पूछा था। मेरे ख्याल से पॉज करके नोट कर पाए होंगे। चलते हैं एक कदम और आगे। तो ये हम लोग आ गए अगले चक्कर में क्वेश्चन पर। लिखा दी एबिलिटी ऑफ ए जंक्शन डायोड टू डैश एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज is based on the fact that it allows current to pass only when it is forward bias। ये इस प्रॉपर्टी किसकी हुआ करती थी बेटा? रेक्टिफिकेशन के काम आती थी। तो यहां जो वैल्यू वर्ड आएगा वो आएगा रेक्टिफाई, यह हमने इसी के दौरान पढ़ा है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट को अलाउ करना, रिवर्स बाइसिंग में करंट को अलाउ नहीं करना, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। रेक्टिफिकेशन का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट को या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में चेंज करना। ये कहानी आप यहां पे नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगली कहानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है गिव टू डिफरेंस बिटवीन ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड ए फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव फुल वेव में रेक्टिफिकेशन क्या होता है? तो ये देखिए लिख दीजिए हाफ वेव और यहां लिख दीजिए फुल वेव।
तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या आता है, ओनली कन्वर्ट्स हाफ पल्स, ओनली कन्वर्ट्स 1/2 साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। यहां पर क्या है, कन्वर्ट्स फुल साइकिल ऑफ एसी। आपको याद ही होगा इस वाले में हाफ वे में इस तरह से पल्सेस मिलते थे, ऐसे आधा गायब आधा है, और इसमें जो पल्सेस थे ये पल्सेस ऐसे मिला करते थे फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। यहां पर दूसरी बात जो अक्सर आपसे पूछी जाती है कि इनपुट आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी, कि अगर 50 हर्ट्ज का इनपुट है तो आउटपुट भी 50 हर्ट्ज का होगा। यहां क्या करता है, ये डबल कर देता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी। अगर आपने इनपुट लगाया है 50 हर्ट्ज का तो आउटपुट मिलेगा 100 हर्ट्ज का। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कई जगह आपसे पूछी जाती है। हाफ वेव फुल वेव का रेक्टिफिकेशन हो गया, तो इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हम लोग आ गए अगले क्वेश्चन पे बेटा। यहां पर देखिए, विद द हेल्प ऑफ ए सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ ए पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज ए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव का तो हम लोग बना ही चुके हैं, एक ट्रांसफार्मर फिर बना दीजिए। ये प्राइमरी ट्रांसफार्मर हो गया, एसी सोर्स लगा दें इससे, और ये देखिए ये ट्रांसफार्मर बनाया आपने, ये सेकेंडरी हो गया, और एक डायोड यूज करते हैं इसमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। और ये देखिए यहां पर लोड लगा दीजिए एक्स, ये हो गया वाई, और इस वाले को कनेक्ट कर दीजिए इससे, इसे ए बोल दें कि बस नामकरण कर दें बी। बन चुका है, ये डायोड है और ये ट्रांसफार्मर है। बस ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, बात खत्म हो गई। यहां पर ये आउटपुट है आरएल, ये कहानी है। तो ये कहानी में वर्किंग की बात करेगा तो वर्किंग आप समझ ही रहे हैं। जिस पल ये प्लस होगा और ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस वाला पी से कनेक्टेड, एन वाला माइनस से कनेक्टेड। अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है, पल्स निकालेगा, करंट को अलाउ कर देगा। अब अगले ही क्षण क्या होगा, मैं इसको कलर को बदलता हूं, जब ये माइनस होगा बदलेगा, माइनस के बाद प्लस, प्लस माइनस बदलता रहता है। तो माइनस वाला पी से कनेक्टेड हो जाएगा और एन वाला प्लस से कनेक्टेड हो जाएगा, यानी रिवर्स बाइसिंग में चला जाएगा। तो इस रिवर्स बाइसिंग में करंट नॉट अलाउड, आई नॉट, थोड़ा अलग अलग नहीं, आई नॉट अलाउड। तो आधी पल्स एक साइकिल के अंदर क्या होगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग में पल्स निकला और रिवर्स बाइसिंग में पल्स नहीं निकला। ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। फुल वेव का तो हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं। तो ये बात, आप इसका वेव फॉर्म बनाना हो तो इनपुट आप लिखिए, इनपुट में ये देखिए ऐसे दिखा दीजिए, और ये रहा आउटपुट। जहां जहां फॉरवर्ड बाइसिंग है वो तो आपको पल्स मिलेगी, यहां पे नहीं मिलेगी, और फिर यहां पर आपको ऐसे पल्स मिलेगी। दिस इज आउटपुट वेव फॉर्म, वी आउटपुट लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप वी आउटपुट, और ये टाइम बन गया। ये वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म जरूर बना दिया करिए, पूछें चाहे ना पूछें, ये कहानी इसकी निपट जाती है यहां पर। चलिए आगे की बातचीत देखते हैं। अगला सवाल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर अगले सवाल में देखिए क्या है, इन ए प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन इफ एंटीमनी इज एडेड देन व्हाट टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो एंटीमनी होता है इसकी वैलेंस सेल में ग्रुप 5 का है कि ग्रुप 3 का है। तो ग्रुप 5 का है एंटीमनी। तो एंटीमनी अगर यही नहीं पता होगा तब तो कर ही नहीं पाएंगे। एंटीमनी जो कि एसबी है,
is a pentavalent impurity. Pentavalent impurity. इसके बाहर वाले ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर देगा, कंडक्टर, क्योंकि ये डोनर एटम बन जाएगा ना, डोनर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम एक्सट्रिंसिक, इसके लिए वो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, फिर भी एक बार बना रहे हैं। नीचे आप पकड़ लीजिए वैलेंस बैंड, और एक बना देते हैं ऊपर कंडक्शन बैंड, और डोनर लेवल जो होता है वो उसके पास होता है, तो यहां आप बना दीजिए डोनर लेवल का ईडी, जो कि काफी करीब है, इससे गैप के है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां पर आप कई सारे ऐसे बना सकते हैं आप, और यहां की बातचीत करेंगे तो यहां आपको मिल जाएंगे होल, और कुछ इलेक्ट्रॉन भी। ये देखिए कहानी ऐसे बन गई, ये आपकी कहानी बन गई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है वो आसानी से कूदकर कंडक्शन बैंड में चला जाता है, क्योंकि जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड वो होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए 4 ये बनाए, 4 ये बना दिए, ठीक नहीं है, बल्कि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बना देते हैं हम लोग, क्योंकि आपको ऐसा फील हो कि यहाँ से ज़्यादा लोग आए हैं, यहाँ से कम लोग आते हैं, यहाँ से जंप करके यहाँ जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये कहानी हो जाती है। ये डोनर एटम वाली कहानी कब होती है? एन टाइप पे, और पी टाइप में एक्सेप्टर एटम। खैर आप समझ गए होंगे, पढ़ा तो आपने ज़रूर बढ़िया तरीके से होगा। खैर आगे की चर्चा करते हैं, मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पाए हैं। आगे देखते अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऑल्सो राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन पी एंड एन टाइप। तो पी एन टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अभी कई बार बनाया है। एक जल्दी से रेफरेंस अगर आपको देना चाहें तो आप एन टाइप की बात करें, भी बनाया था एन टाइप। ये डोनर लेवल एक मिल जाता है आपको, कहां पर? कंडक्शन बैंड के पास में, और इसका जो गैप है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आपका वैलेंस बैंड है, एन टाइप की कहानी है ये, ठीक। और यहां पर आपको 1-2 होल मिलेंगे, ज्यादा नहीं, बाकी इलेक्ट्रॉन भरे हुए मिलेंगे ऐसे। और यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्यादा मिलेगी, यहां से गए हैं सब। ये क्या है? एन टाइप के लिए। अब अगर पी टाइप आपको बनाना है, ये यहाँ पे टेम्परेचर लिख दीजिए, 0 केल्विन से ज़्यादा के लिए बातचीत की गई है। और इसी तरह अगर आप पी टाइप बनाना चाहें, एन टाइप था तो पी टाइप के लिए ये रहा आपका वैलेंस वाला। इसके पास में एक एनर्जी लेवल मिल जाता है एक्सेप्टर एटम का, विच इज़ क्वाइट नियरर टू दिस। ये एक्सेप्टर एटम मिला, और इसका जो गैप है वो गैप भी बहुत ही कम होता है, 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। ये कंडक्शन बैंड हो गया। बस कहानी इस तरीके से बना सकते हैं। और यहां पर आपको मिलेंगे होल्स ज़्यादा, ये कुछ इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे, लेकिन होलों की संख्या आपको ज़्यादा मिलने वाली है। और यहां बात करें तो एक आधा इलेक्ट्रॉन यहां भी पहुंच जाएगा, यहां से जंप करके। ये कहानी ये किसकी है? एन टाइप थी, ये पी टाइप है, जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है। मैंने दोबारा बना दिया डायग्राम, क्योंकि यहां पर ये ध्यान रखिएगा, एन टाइप में डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, और पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल जस्ट कंडक्शन बैंड से, वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर। ये कहानी यहां पर हो जाती है। अच्छा, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, पी एंड एन टाइप, तो डिफरेंस भी बता लेने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एन टाइप से दोनों ही एक्सट्रिंसिक हैं, लेकिन एन टाइप पी टाइप में अलग अलग मामला तो होगा ही होगा। तो ये जो होता है, ये इम्प्योरिटी जो होती है वो 5th ग्रुप की होती है, एटम्स ऑफ ग्रुप 5। और यहां इम्प्योरिटी जो होगी
ऑफ ग्रुप 3, एग्जाम्पल जैसे कि एल्युमिनियम वगैरह ले लेते हैं, इंडियम वगैरह, ठीक। यहाँ पर फॉस्फोरस वगैरह ले सकते हैं, 5, जिसके अंदर 5वां ग्रुप आ जाए। और जो इम्प्योरिटी एटम्स है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डोनर्स। इम्प्योरिटी एटम्स कॉल्ड डोनर्स। और यहां पर क्या होता है, इम्प्योरिटी एटम कॉल्ड एज एक्सेप्टर, ठीक। एक और इंटरेस्टिंग जो बातें उन्होंने लिखी हैं, जब 2 ही थे शायद डिफरेंस, इसका जो डोनर होता है इनका एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे होता है एन टाइप में। तो डोनर इम्प्योरिटी लेवल जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। और यहां की बात कर दीजिए आप एक्सेप्टर वाले की, तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल्स जस्ट अबव वैलेंस बैंड। यहां पर आपके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन, Ni ऐसे लिख देते हैं झट से, NH के बराबर है, और ये नंबर 4 लिख दीजिए, N होल्स आर मच ग्रेटर देन Ni। ये हो गए 3-4 डिफरेंस, बड़े आसानी से लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। खैर इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं बेटा, मेरे ख्याल से आप इसको पॉज करके नोट कर पाए होंगे। ये पीछे वाला भी आप नोट कर लीजिए, अगर चूक गए हैं तो आसानी से नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है व्हेन ए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए पीएन जंक्शन diode is increased from this one to this one, the change in the diode current is 10 milliampere, what is the dynamic resistance। देखिए जो डायोड होता है वो ओम्स लॉ फॉलो तो नहीं करता है, तो इसका रेजिस्टेंस डायनेमिक निकालते हैं। डायनेमिक मतलब बदलता हुआ। तो जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, डायनामिक रेजिस्टेंस जिसे आप RD लिख रहे हैं, वो होता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट एक पर्टिकुलर रेंज के लिए। तो यहां पर डेल्टा V की बात करेंगे तो 0.71 माइनस 0.70 वोल्ट, और करंट में बदलाव है 10 मिली एम्पियर का। सॉल्व करेंगे 1 ओम, ये आपका देखिए यहां पर आंसर आ जाता है बहुत ही आसानी से। तो इसको भी आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, और ये है अगला क्वेश्चन। हाउ डज द विड्थ ऑफ ए डिप्लीशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन वेरी इफ द डोपिंग कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड। हमेशा याद रखिए कि डोपिंग कंसंट्रेशन का डिप्लीशन लेयर की विड्थ से उल्टा इनवर्स रिलेशन है। तो अगर डोपिंग कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन विल डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाएगी, बात पकड़ में आ गई होगी। और डोपिंग कंसंट्रेशन अगर आप घटावेंगे तो ये विड्थ जो है आपकी वो इंक्रीज कर जाएगी, उल्टा चलेगा ले दे के। और इस तरीके से कहानी हो सकती है कि डोपिंग कंसंट्रेशन से डिप्लीशन लेयर की विड्थ पर क्या असर पड़ रहा है। तो इसको भी आप पॉज करके नोट कर लें। अगला सवाल हम लोग पकड़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज। देखिए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आपको बताया है और सिखाया है, हाफ वेव में इनपुट
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी रहती है। यानी यहां 25 हर्ट्ज अगर इनपुट है तो आउटपुट भी 25 हर्ट्ज रहने वाली है। ये तो आंसर इसका है। अगर ये फुल वेव हो जाए तो इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसको आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता तो इसका आंसर हो जाता 50 हर्ट्ज। अगर ये फुल वेव होता तो, लेकिन यहां पर ये आंसर कितना है, 25 हर्ट्ज, क्योंकि ये हाफ वेव के बारे में पूछा है। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो उम्मीद है आप इसको नोट कर पाए हैं बेटा। और जाते जाते आपको याद दिलाऊंगा 2 स्ट्रॉन्ग कोर्सेज आपके लिए। एक तो पीवाईक्यूज बेटा, जो लगाए बिना आप कंप्लीट नहीं कर सकते अपनी तैयारी। दूसरा ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक, जिसको लगाने के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि 95% आने ही आने हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। फिजिक्स आसान भाषा में सीखने के लिए वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलें, ऐसा एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और साथ में इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो वो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑल वीडियो लाइब्रेरी का लिंक दे दिया है, जो भी वीडियो देखना चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।